प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको खिलजी डायनेस्टी के बारे में पढ़ाया था। अब है आपका द तुगलक डायनेस्टी। 1320 सीई में लास्ट खिलजी रूलर को गयासुद्दीन तुगलक मार डालता है और इसी के साथ एक नई डायनेस्टी की शुरुआत होती है भारत में, जिसने 14th सेंचुरी सीई में भारत पर रूल किया था। गयासुद्दीन तुगलक के फादर टर्किश थे और मदर जो थी वो इंडियन थी। वो बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर और बहुत अच्छे मिलिट्री कमांडर थे। उन्होंने कई सारे रिफॉर्म्स करे जिससे कि वो अपनी जनता को जो है अच्छा लाइफस्टाइल दे सके। इसके अलावा जितने भी रिवॉल्ट्स होते थे उनको भी वो बहुत आसानी से बहुत ही अच्छे तरीके से ख़त्म करते थे। उन्होंने अपने टाइम पीरियड के दौरान एक स्टेबिलिटी और पीस लेकर आए थे। लेकिन गयासुद्दीन की जो डेथ होती है वो एक एक्सीडेंट के दौरान होती है। ऐसा माना जाता है कि वो एक्सीडेंट प्री प्लान था, यानी कि पहले से प्लान किया गया था और उसी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। उनके बाद उनके बेटे जौना खान गद्दी पर बैठते हैं, जिनको मोहम्मद बिन तुगलक का टाइटल दिया जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक जो थे उनका टाइम पीरियड 1324 से 51 तक का रहता है। वो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, सबसे अच्छे स्कॉलर अपने टाइम पर माने जाते हैं। उनको नॉलेज को लेकर बहुत जिज्ञासा थी। जहाँ से भी उनको ज्ञान प्राप्त होता था वो वहाँ से ज्ञान लेते थे। ऐसा माना जाता था कि उनकी मेमोरी जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, गिफ्टेड है। वो हर चीज़ बहुत इजीली याद कर लेते हैं। इसीलिए उन्होंने लॉजिक, फ़िलॉसफी, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, फ़िज़िकल साइंस इन सब में मास्टरी कर रखी थी। वो पर्शियन लिटरेचर, पोइट्री, कैलीग्राफी, फ़ाइन आर्ट्स, म्यूज़िक इन सब को भी बहुत पसंद करते थे। उनको पढ़े लिखे इंसानों की कंपनी जो है वो ज़्यादा पसंद आती थी। हिस्टोरियंस उनके जो करेक्टर है उसके नेचर को अलग अलग डिवाइड करते हैं। कुछ हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि वो पागल थे, उनकी पढ़ने की जो इच्छा थी उसने उनको जो है एक अच्छा राजा नहीं बनने दिया। वो विजनरी नहीं थे, वो दूर का नहीं देख पाते थे, क्योंकि उनके टाइम पीरियड में कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स आए जो फेलियर साबित हुए। इसी वजह से उनको एक फेलियर राजा कंसिडर किया जाता है, जिसमें सबसे पहले है टैक्सेशन इन द दोआब। मोहम्मद बिन तुगलक ने ये रियलाइज़ किया कि उसकी एक स्ट्रॉन्ग और पावरफुल आर्मी होनी चाहिए, जिसकी वजह से उसकी जो पोजीशन है वो अच्छी हो जाए। अब पावरफुल आर्मी के लिए, मिलिट्री रिसोर्सेज के लिए उसको चाहिए था पैसा, और पैसे के लिए उसने क्या किया, रेवेन्यू बढ़ा दिया। द गंगा यमुना दोआब, वो एरिया जो गंगा और यमुना के बीच में पड़ता है, वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल एरिया माना जाता है और इस वजह से उस एरिया पे जो टैक्स है वो उसने बढ़ा दिया। अनफॉर्चुनेटली जिस दौरान टैक्स बढ़ाया गया उसी दौरान जो है बारिश की समस्या हो जाती है, सूखा पड़ जाता है। तो लोग जो है ये चाहते हैं कि जो टैक्स उनको बढ़ाया गया है वो ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि उनके पास पैसे देने के लिए नहीं थे। लेकिन जो टैक्स कलेक्टर थे वो उनके प्रति किसी भी तरीके की दया नहीं दिखाते हैं और उनके ऊपर अत्याचार करते हैं। तो जो लोग हैं जो टैक्स पे नहीं कर पाते हैं, अत्याचार से बचने के लिए अपनी ज़मीनें छोड़कर जंगलों की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। बहुत समय के बाद मोहम्मद बिन तुगलक को ये रियलाइज़ होता है कि उसको इस कंडीशन को ठीक करने की ज़रूरत है। इसके लिए वो डिफरेंट मेजर्स भी अपनाता है, जैसे फ्री किचन्स, फार्मर्स को लोन देना, इरिगेशन फैसिलिटीज़ ठीक करना। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और जो डैमेज हुआ होता है उसका बहुत ज़्यादा नुकसान उसको झेलना पड़ता है। एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा सफ़र करता है। अगला है ट्रांसफ़र ऑफ द कैपिटल। जो नेक्स्ट स्टेप मोहम्मद बिन तुगलक का लिया गया, जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हुआ, वो था ट्रांसफ़र करना अपनी कैपिटल को दिल्ली से देवगिरी। इसको करने के पीछे उसने दो रीज़न्स बताए। सबसे पहला है सेंट्रल लोकेशन, कि जो दिल्ली सल्तनत है उसका एक्सपेंशन डेक्कन तक हो चुका है, तो देवगिरी जो है जितना भी उनके अंडर में एरिया आता है उसमें देवगिरी सेंट्रली आती है, दिल्ली नहीं आती। इसीलिए अगर वो देवगिरी को अपना कैपिटल बना देंगे तो वो हर एरिया के ऊपर ध्यान रख पाएंगे, स्पेशली इन साउथ इंडिया। दूसरा उन्होंने रीज़न बताया मंगोल इन्वेशंस, कि मंगोल के जो अटैक्स हैं उससे दिल्ली बहुत डरी हुई है, दिल्ली के ऊपर उसके बार बार अटैक होते हैं। इसीलिए अगर कैपिटल दिल्ली से हटाकर कहीं और कर दी जाए तो जो ये सल्तनत है ये मंगोल इन्वेशन से बची रहेगी, मंगोल्स के अटैक से बची रहेगी।
कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस, जो समय के हिस्टोरियन था इब्न बतूता, वो ये कहता है कि उसने, सुल्तान ने सबसे बड़ी गलती ये करी कि उसने सिर्फ अपने आप को और अपने ऑफिशियल्स को ही नहीं कहा कि आप शिफ्ट कर जाओ, उसने पूरी दिल्ली के जो लोग थे उन सबको कहा कि आप यहाँ से शिफ्ट होकर नई कैपिटल में चले जाओ। ऑल्दो उसने अरेंजमेंट्स करे थे इस लंबी जर्नी के लिए, जो कि बहुत लंबी जर्नी थी, कि उसने नए रोड्स बनवाए, रोड्स के दोनों तरफ जो है उसने ट्रीज़ उगवाए, जिससे की वजह से लोगों को जो है धूप से आराम मिल सके। टेम्परेरी हट्स बनाए जिसमें लोग रेस्ट कर सके, फ्री फूड ड्रिंक इन सब का सप्लाई भी उसने किया। लेकिन जो जर्नी थी वो बहुत लंबी थी, बहुत ख़तरनाक रही लोगों के लिए। कई सारे लोग मर गए, कई सारे लोग जो है जो वहाँ पहुँचे, लेकिन वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, वहाँ का जो टेम्परेचर है वो दिल्ली से डिफरेंट है, इस वजह से वो उन कंडीशंस में सर्वाइव नहीं कर पाए। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा डिज़ास्टर डिसीज़न उसका रहा। मॉडर्न हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि पूरी तरीके से उसकी गलती नहीं थी। अगर हम ये बोले कि पूरी दिल्ली उधर चली गई तो ऐसा नहीं था, क्योंकि उस वक्त हम देखते हैं कि दिल्ली में भी उस वक्त कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो यानी कि दिल्ली में कई सारे लोग थे उस वक्त भी। तो ये मानना कि सारी गलती रूलर की थी, ऐसा नहीं है। सुल्तान की एब्सेंस का सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि दिल्ली खाली हो गई। मंगोल्स अब आसानी से उसके ऊपर अटैक करने लग गए, आसानी से उसको लूटने लग गए। बहुत समय के बाद जब मोहम्मद बिन तुगलक को रियलाइज़ होता है कि उसकी ये शिफ्टिंग वाला जो डिसीज़न था वो गलत था, तो वो वापस 2 साल के बाद वापस अपने एरिया में आने की करता है। तो ये लोगों को और सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि पहले जो लोग दिल्ली से देवागरी पहुँचे, अब वापस उनको देवागरी से दिल्ली जाना पड़ा। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट उसका फेलियर साबित हुआ। इसमें पैसा भी बहुत लगा, इसमें टाइम भी बहुत लगा, लोगों को बहुत सफ़र करना पड़ा, और दौलताबाद जो है वो एक डेजर्टेड सिटी में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट उसका डिसीज़न रहा टोकन करेंसी। जो उसने इतने ख़राब डिसीजंस लिए जिसकी वजह से जो धन कोष था, जो पैसा था राजा का, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया एक्सपेरिमेंट किया टोकन करेंसी का, क्योंकि जिससे वो फाइनेंशियली क्राइसिस से उभर सके। इसके लिए उसने क्या किया, जो कॉपर कॉइन्स थे उनकी वैल्यू गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स के बराबर कर दी, कि जहाँ पे गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स यूज़ होते थे अब उनकी जगह पे कॉपर कॉइन्स भी यूज़ हो सकते हैं। पर इस डिसीज़न को लेने के बाद जो एग्जीक्यूशन करना चाहिए था वो एग्जीक्यूशन उसने सही नहीं किया, क्योंकि कॉइन्स बनाने की जो मोनोपोली होती है वो गवर्नमेंट की होती है, वो मोनोपोली उसने नहीं रखी। तो हर घर के अंदर कॉपर कॉइन्स बनने शुरू हो गए, नकली कॉपर कॉइन्स जो है वो मार्केट में फैल गए। लोग जो है असली कॉपर कॉइन्स की जगह नकली कॉपर कॉइन्स यूज़ करने लगे। जो फॉरेन मर्चेंट्स थे उन्होंने कॉपर कॉइन्स लेना ही बंद कर दिया, क्योंकि उनको लगने लगा था कि कॉपर कॉइन्स जो है वो नकली आने लग गए हैं। इस वजह से ये पूरी टोकन करेंसी का जो नुकसान है वो गवर्नमेंट को झेलना पड़ा। पूरी इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो गया, और इस तरीके से ये डिसीज़न भी उसका फेलियर साबित होता है और गवर्नमेंट को बहुत नुकसान झेलना पड़ता है। नेक्स्ट है उसका डिसीज़न एक्सपेंशन स्कीम्स। मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो पूरे वर्ल्ड के ऊपर कब्ज़ा करना चाहता था, पूरे वर्ल्ड को जीतना चाहता था। स्पेशली तो उसने डिसीज़न लिया कि वो खुरसान, पर्शिया और इराक़ के ऊपर हमला करेगा और उनको जीतेगा। इसके लिए उसने एक बहुत बड़ी आर्मी बनाई, बहुत अच्छी तरीके से उसको मोबिलाइज़ किया, इक्विप्ड किया, और 1 साल की सैलरी जो है वो एडवांस दे दी। लेकिन बाद में उसको अपना ये डिसीज़न जो है छोड़ना पड़ा, क्योंकि उसको ये रियलाइज़ हुआ कि इतनी बड़ी आर्मी का हिमालयन रेंजेस को पार करना आसान ही नहीं है जो बर्फ़ से ढकी हुई है। इसलिए उसको ये डिसीज़न अपना वापस लेना पड़ता है। इस वजह से भी उसका पैसा बर्बाद होता है। इसके अलावा वो हिमालयन रीजन में जो एक्सपेडिशन भेजता है, जो अपने आर्मी भेजता है, उनको वापस बुलाता है, उससे आर्मी को भी सफ़र करना पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि सारी आर्मी जो है वहाँ ठंड से मर गई थी, सिर्फ 10 सोल्जर्स जो है वो दिल्ली वापस लौटे थे। तो ये सारे उसके फेलियर डिसीजंस रहते हैं जो वो अपने पूरे टाइम पीरियड में लेता है। नेक्स्ट है रिज़ल्ट्स ऑफ द स्कीम, कि ये जो उसके एक्सपेरिमेंट रहे जिनका पुअरली उसने एग्जीक्यूट किया, उसका क्या नुकसान रहता है। उसका नुकसान सबसे पहले ये रहता है कि सुल्तान की पोजीशन और प्रेस्टीज जो है वो दोनों घट जाती है। जगह जगह रिवॉल्ट शुरू हो जाते हैं, जिससे कि सुल्तान को नुकसान झेलना पड़ता है। मेवाड़ के राणा जो है वो रणथंभौर को कब्ज़े में कर लेते हैं, चित्तौड़ को कब्ज़े में कर लेते हैं, और राजस्थान के ऊपर अपना पावरफुल किंगडम बना लेते हैं।
उस दौरान दो नए किंगडम्स भी उभर के सामने आते हैं, विजयनगर किंगडम जो एक हिंदू किंगडम था और दूसरा बहामनी किंगडम जो एक मुस्लिम किंगडम था। इसके अलावा डेक्कन और साउथ इंडिया के भी कई सारे रीजन्स अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं। बंगाल और सिंध भी अपने आप को इंडिपेंडेंट बना देते हैं। तो इस तरीके से उसके फेलियर स्कीम्स का उसी को नुकसान उठाना पड़ता है। हिस्टोरियंस का उसके नेचर को लेकर, मोहम्मद बिन तुगलक की स्कीम्स को लेकर या उसके जितने भी एग्जीक्यूशंस थे उनको लेकर थोड़ी सी मतभेद है। कुछ हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि वो अनप्रिडिक्टेबल था, वो डिसीज़न अच्छे लेता था, लेकिन वो आगे चलकर क्या उसका रिज़ल्ट रहेगा उसके बारे में नहीं सोचता था। कुछ हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि सारे फेलियर जो है उसके लिए उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जो उसने एक्सपेरिमेंट किए वो सही थे, लेकिन जो उस वक्त के लोग थे वो बैकवर्ड थे, वो उस डिसीज़न को, उस एक्सपेरिमेंट्स को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए, वो नए आइडियाज़ को नहीं अपना पाए। इसके अलावा उलेमा ने उस वक्त बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि सुल्तान ने उनकी पावर कम कर दी थी। इसीलिए उलेमा की भी सपोर्ट की ना मिलने की वजह से उसकी जो डिसीजंस है वो फेलियर हो जाते हैं। तो हम पूरी तरीके से मोहम्मद बिन तुगलक को कसूरवार नहीं ठहरा सकते। मोहम्मद बिन तुगलक की जो डेथ है वो 1351 सीई में हो जाती है, और तब तक पूरा जो डायनेस्टी है वो हिल जाती है, पूरा रीजन जो है वो तहस नहस होने के कगार पर होता है। 25 साल तक जो है वो ये सल्तनत बहुत डिसइंटीग्रेट रहता है। नेक्स्ट है फ़िरोज़ शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उसका कज़न फ़िरोज़ शाह तुगलक जो है वो गद्दी पर बैठता है, जिसको उलेमा नॉमिनेट करते हैं, उलेमा और नोबल्स मिलकर नॉमिनेट करते हैं। फ़िरोज़ शाह जो है वो बहुत पीस लविंग पर्सन था, बहुत अच्छा काइंड रूलर जो है वो साबित होता है, वो आम जनता के लिए बहुत अच्छे काम करता है। तो फ़िरोज़ शाह तुगलक का जो टाइम पीरियड रहता है, उस टाइम पीरियड में वो कई सारे वेलफेयर स्कीम्स लेकर आता है, जिससे कि इकोनॉमिक कंडीशंस ठीक हो सके, लोगों की जो कंडीशन है वो ठीक हो सके। उसमें सबसे पहले हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो वो लेकर आया। उसमें उसने क्या किया कि उसने जो लैंड टैक्सेस थे दोआब के आसपास के, उनको कम कर दिया, और अगर सूखा वगैरह पड़ जाता था तो जो लोन्स है किसानों को दिए जाते थे, वो लोन्स देने के बाद जो उनको पैसा लौटाना होता था वो भी कैंसिल कर दिया कि अभी आप मत लौटाओ क्योंकि अभी दिक्कत हो रही है। टैक्सेस, कई सारे टैक्सेस जो है उसने ख़त्म कर दिए। जो पुराने कैनल्स थे उनको रिपेयर किया गया, नए कैनल्स जो है वो बनाए गए, नए कुएँ बनाए गए, बहुत सारे कुएँ बनाए गए, बहुत सारे डैम्स बनाए गए, जिससे कि पानी की समस्या ना हो सके। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए उसने कई सारे मेजर्स अपनाए, जिससे कि किसान जो है वो खुश हो सके, तरक्की कर सके। फ़िरोज़ शाह जो है कई सारे टाउन्स बनाता है जो आज भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे हिज़ार फ़िरोज़ शाह जो, या फिर फ़िरोज़ाबाद, ये सारे उसके द्वारा बनाए गए नए टाउन्स थे। नेक्स्ट है पब्लिक यूटिलिटी मेजर्स, कि लोगों के लिए उसने क्या क्या काम किया, लोगों की कंडीशंस को ठीक करने के लिए उसने क्या क्या काम किया। उसने रेस्ट हाउसेस बनाए जिससे ट्रैवलर्स और ट्रेडर्स को प्रॉब्लम ना हो, फ्री हॉस्पिटल्स बनाए जिसमें गरीब जनता आकर अपना इलाज करवा सके। उसने चैरिटी डिपार्टमेंट बनाए जिसकी वजह से जो विडोज़ होती थी, विधवा होती थी, या अनाथ जो होते थे, या जिन लोगों को ज़रूरत होती थी वो उनकी मदद के लिए काम कर सके। एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो बनाए जो अनएम्प्लॉयड लोगों को काम देते थे। इसके अलावा उसने एक अलग डिपार्टमेंट बनाया जो स्लेव्स होते थे उनकी देखभाल करते थे। नेक्स्ट है उसका जुडिशल रिफॉर्म, उसका जो जुडिशल सिस्टम था उसने उसमें भी चेंजेस किया और बहुत ही काइंड बनाया उसने। जो पहले से सिस्टम चलता आ रहा था कि अगर क्रिमिनल होगा तो उसके हाथ काट लिए जाएंगे, उसके पैर काट लिए जाएंगे, या उसकी आँखें निकाल दी जाएगी, या उसके गले तक जो है रोड वगैरह डाल दी जाएगी जिससे वो गूंगा हो जाए, तो ये सारे जो क्रूल उनको सज़ाएँ दी जाती थी वो सब ख़त्म कर दी गई। फ़िरोज़ शाह तुगलक ने जो है एक अच्छा सिस्टम बनाया जिसमें टॉर्चर नहीं होता था। अगर कोई क्रिमिनल सस्पेक्टेड गिल्टी माना भी जाता था तो भी उसको बहुत हल्की फुल्की पनिशमेंट दी जाती थी। नेक्स्ट है पैट्रन ऑफ आर्किटेक्चर एंड लर्निंग। फ़िरोज़ शाह जो है वो ग्रेट बिल्डर था, उसने पब्लिक यूटिलिटी के लिए बहुत काम किया। उसने कई सारे टाउन्स बनाए जैसे फ़िरोज़ाबाद जिसको आज फ़िरोज़ शाह कोटला कहा जाता है, फ़िरोज़पुर, जौनपुर, हिसार। इसके अलावा उसने 1200 गार्डन्स और बगीचे बनाए दिल्ली के आसपास। इनकी वजह से इसमें बहुत सारे फ्रूट्स आते थे और ये एक तरीके से इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू बन जाता है। फ़िरोज़ शाह ने एजुकेशन और लर्निंग को भी प्रमोट किया। उसने स्कूल और कॉलेजेस बनाए। उसने कई सारे स्कॉलर्स को एनकरेज किया कि वो रिलीजियस टेक्स्ट बुक्स जो है उसको ट्रांसलेट करे, संस्कृत को पर्शियन में करे। इस तरीके से उसने एजुकेशन को भी
बढ़ावा दिया। नेक्स्ट है फॉरेन पॉलिसी। फ़िरोज़ शाह आम जनता के लिए बहुत अच्छा काम करता था, बहुत काइंड था, लेकिन उसके अंदर मिलिट्री लीडर की जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो नहीं थी। वो जो बंगाल को दोबारा से रिकवर करने का जो उसका अटैम्प्ट था वो फेलियर साबित हुए। इसके अलावा उसने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया कि जो रीजन अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर चुके हैं उनको दोबारा से रिकवर किया जाए, और इस वजह से उसके टाइम पीरियड में हम देखते हैं कि जो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर चुके थे वो अपनी ताकत आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और दिल्ली सल्तनत जो है धीरे धीरे ख़त्म होने की कगार पर हो जाता है। एक एक करके सारे प्रोविंसेस अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं कि एक वक्त ऐसा आता है कि इस डायनेस्टी के पास पंजाब और दिल्ली के आसपास का ही कुछ एरिया बच जाता है। नेक्स्ट है इन्वेशन ऑफ तिमोर। सल्तनत वैसे ही ख़त्म होने के कगार पे थी, और उसके फाइनल जो ख़त्म होने का जो टाइम आता है वो तब आता है जब तैमूर एक बाहर का आक्रमणकारी मंगोल आक्रमणकारी जो है वो बाहर दिल्ली के ऊपर अटैक करता है, और उसके अटैक करने के बाद यहाँ को वो तहस नहस कर देता है। ऐसा माना जाता है कि वो इतना ज़्यादा क्रूल था कि उसने आदमी, औरत, बच्चे सबको जान से मारा, किसी को भी नहीं बख्शा उसने। लेकिन उसने यहाँ पर अपनी कैपिटल नहीं बसाई, उसने यहाँ पर लूटा, यहाँ पर सामान वामान लिया, लोगों को मारा और वापस अपनी जगह पर चला गया, क्योंकि उसको इंडिया में रूल करने का कोई इंटेंशन नहीं था। वो सिर्फ भारत से पैसा लेना चाहता था और अपने साथ बहुत सारा पैसा लेके गया, और इसी के साथ तुगलक डायनेस्टी ख़त्म हो जाती है।